हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ की जो काउंसलिंग प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है, मतलब काउंसलिंग के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन हमको दीजिए। तो वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कब आप अपग्रेड करवा सकते हैं अपना कॉलेज, कब आप मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, क्या प्रोसीजर होता है जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो काउंसलिंग होती है ओवरऑल वो 3 राउंड में होती है। पहला होता है राउंड 1, दूसरा होता है राउंड 2 और फिर उसके बाद होता है मोपअप राउंड। तो सबसे पहले आपको क्या करवाना होता है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं आपको MBBS, BDS और फिजियोथेरेपी काउंसलिंग कैसे होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे काउंसलिंग में, ना राउंड 1 में कर पाएंगे, ना राउंड 2 में कर पाएंगे और ना ही लास्ट राउंड में कर पाएंगे। इसलिए रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही करवाना है। इसके लिए आप वेबसाइट cgdme.ac.in को देखते रहिएगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन का नोटिस आ जाता है। और अगर आप नहीं देख पाते तो मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के दे ही दूंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो इसके बारे में मैं आपको फीस बता देता हूँ कि यहाँ की फीस क्या होती है। तो 1000 रुपए अनरिजर्व वाले बच्चे के लिए रहती है बेटा, और 500 रुपए जो रहती है वो रिजर्व बच्चों के लिए रहती है, जैसे लाइक OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, इन बच्चों के लिए इतनी फीस पहले राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन के समय पे करनी होती है और ये नॉन रिफंडेबल होती है, आपको वापस नहीं होगी किसी भी हालत में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, आपने कर लिया। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान देना होता है। अगर आप वहां पे गलती कर देंगे तो बड़ा दिक्कत होगा आगे चल के। लाइक आपको 2 चीजों पे जब सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, वो होता है आपका टाइप ऑफ कोर्स और दूसरा होता है टाइप ऑफ कॉलेज। तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पहले मन होता है कि हमको तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस नहीं दे सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले उनका मन रहता है तो वो टाइप ऑफ कॉलेज में सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को फिल करते हैं, है ना। अब बाद में उनका मन बदल जाता है और वो चाहते हैं कि अब मुझे प्राइवेट में पार्टिसिपेट करना है सेकंड राउंड या मोपअप राउंड में। तो फिर अगर आपने यहाँ पे गलत चूज कर दिया तो फिर आगे चल के आप प्राइवेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको टाइप ऑफ कॉलेज में मैं आपको ये बोलूंगा कि आप बोथ करें। बोथ मतलब गवर्नमेंट भी करें और प्राइवेट भी करें। अब गवर्नमेंट करने से प्राइवेट करने से लॉस क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं, और ना करने से क्या लॉस होगा। अगर आपका मन है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना ही नहीं है, बिल्कुल कंफर्म है कि मैं जा ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं जा सकता, तो फिर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज पे यहाँ पे फिल कीजिए, है ना। आप फिर वो मत कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आगे चल के हो सकता है मे बी कि कहीं से मुझे हेल्प मिल जाए या कुछ भी हो जाए तो मैं प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकता हूँ, अगर मुझे गवर्नमेंट ना मिल रहा हो तो फिर आप बोथ कीजिए। अब देखो यहाँ पे बोथ करने से क्या होने वाला है, जब आप सेकंड राउंड में जाएंगे बेटा, इसके बाद जब आप सेकंड राउंड में जाएंगे तो अगर आपने बोथ करके रखा हुआ तो फिर आपने प्राइवेट की काउंसलिंग में, मतलब प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब आप कोई भी कैटेगरी के हो, आप SC हो, ST हो, कोई भी हो, तो आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। उस समय आपको 1 लाख रुपए देना होता है और वो होता है आपका रिफंडेबल। वो रिफंडेबल किस केस में होता है वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरा देने वाला हूँ इसी वीडियो में, और नहीं किस केस में होता है वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए देना पड़ेगा। कितना रुपए देना पड़ेगा, 10,000 रुपए सेकंड राउंड में देना पड़ेगा। ठीक है, जिसको अपन सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, और ये रिफंडेबल किस केस में होता है किस में नहीं होता ये भी मैं आपको बताऊंगा। और टाइप ऑफ कोर्स में भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों रहेगा। एक रहेगा MBBS, ओनली BDS, और एक रहेगा बोथ। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ MBBS ही करना है, वो चाहते नहीं मुझे BDS में काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना। अगर आप नहीं जाना चाहते BDS में तो आप मत डालिए यहाँ पे ना, क्योंकि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाते देखने के लिए, चेक करने के लिए मत डाल दीजिए। कोई भी BDS कॉलेज डाल दिया फिर वो आपको मिल जाएगा, फिर आपने सेकंड राउंड में जो पैसे दिए वो आपको रिफंड नहीं होंगे। इसलिए ऐसा मत कीजिए। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तभी आप कॉलेज में चॉइस फिलिंग में डालिए कॉलेज को, नहीं तो नहीं डालिए बेटा। क्योंकि अगर आपको कॉलेज मिल जाए और आप एडमिशन नहीं लेते सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो आपकी फीस आप ले या ना लें तो जानी ही जानी है, आपको रिफंड तो होनी नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। लेकिन सेकंड राउंड में इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जिस कॉलेज में आपको जाना है आप जा सकते हैं, मतलब आपका जाने का मन है तो ही उसको चॉइस फिलिंग में डालें, वरना ना डालें। क्योंकि अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो फीस रिफंड नहीं होती है, ध्यान रखिए। और अगर आपको कॉलेज मिल जाता है आप एडमिशन ले लेते हैं जाकर तो आपकी फीस रिफंड हो जाती है। जो भी आप, जैसे वो डिपेंड करता है कि कितनी फीस आप सबमिट करेंगे, वो उस पर डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ कॉलेज में आपने क्या किया हुआ है, ध्यान रखिए। और यहाँ पे एक NRI भी होता है। ठीक है, तो NRI के बारे में तो मैं आपको अभी बता नहीं रहा हूँ। इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, फिर क्या होगा, आपने ये सब कर दिया। अब होगा आपका यही आपका रजिस्ट्रेशन ही राउंड 1 कहलाता है। अब राउंड 1 में होगी आपकी चॉइस फिलिंग। ठीक है, राउंड 1 अब आएगा आपका चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग में बेटा जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि उनको
कट ऑफ क्या जाने वाला है गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तभी वो प्राइवेट लेना चाहते, तो वो लोग यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज को फिल नहीं करेंगे। आप क्या कीजिए, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को फिल कीजिए, आप प्राइवेट को कीजिए ही मत, है ना। क्योंकि देखो क्या होता है, प्राइवेट अगर आपको मिल जाए तो वहाँ पे दो ऑप्शन बनेंगे, वो क्या ऑप्शन बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, है ना। तो ये हो गया चॉइस फिलिंग हो गई, यहाँ पे आपने बढ़िया से कॉलेज डाल लिए। अच्छा, अब बहुत सारे लोग मुझसे ये भी बोलते हैं सर चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए। तो देखो मेरी चॉइस फिलिंग कैसे होगी मैं वो बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपना चॉइस फिलिंग देख सकते हैं, अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं हूँगा तो मैं कैसे कॉलेज को किस ऑर्डर में फिल करूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले नो डाउट मैं रायपुर पे ही जाऊंगा, हर कोई रायपुर पे ही जाएगा। अब दूसरे नंबर पे आता हूं, मैं तो बिलासपुर पे जाऊंगा, आप किस पे जाते हैं आपके ऊपर है। फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे बिलासपुर के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे राजनांदगांव पे, है ना। फिर मैं जाऊंगा इसके बाद जगदलपुर पे, ठीक है। इस दोनों में से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जगदलपुर के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे रायगढ़ या अंबिकापुर। अंबिकापुर बहुत अच्छा भी कर रहा है, तो अंबिकापुर पे भी मैं जा सकता हूँ रायगढ़ के ऊपर, ठीक है। अंबिकापुर हो गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और एक 6 हो गया। उसके बाद फिर मैं जाऊंगा चंदूलाल चंद्राकर दुर्ग पे, ठीक है। फिर मैं जाऊंगा कोरबा पे, फिर मैं जाऊंगा कांकेर में और फिर मैं जाऊंगा महासमुंद में, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्डर ऐसे ही रहेगा, बाकी आप अपना ऑर्डर देख लीजिए, है ना, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चॉइस फिलिंग, ठीक है। इसके बाद अगर प्राइवेट में आप बोलोगे तो शंकराचार्य, फिर बालाजी, फिर रिम्स आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद इतना हो गया। अब इसके बाद जैसे आपने चॉइस फिलिंग करके लॉक कर दिया चॉइस को, उसके 3-4 दिन बाद आपकी आएगी अलॉटमेंट लिस्ट, सॉरी पहले आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। अब कभी कभी मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट लिस्ट साथ में ही आती है और कभी कभी मेरिट लिस्ट पहले आ जाती है, अलॉटमेंट लिस्ट बाद में आती है। लेकिन याद रखिए पहले मेरिट लिस्ट ही आएगी, अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आएगी, और साथ ही साथ इसके अलॉटमेंट लिस्ट भी आएगी। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि आपको कॉलेज मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो अलॉटमेंट लिस्ट आने के बाद 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, जिनको कॉलेज मिल जाएगा, और एक होंगे जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। उनकी चॉइस फिलिंग जो थी उसके हिसाब से उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा अब उनको क्या करना है, तो उनको वेट करना है, उनको कुछ नहीं करना है, उनको वेट करना है। इसका वेट करना है कि सेकंड राउंड के लिए हमारे रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होते हैं। रजिस्ट्रेशन द सेंस कि सेकंड राउंड के लिए हमें फीस सबमिट कब करने की डेट मिलती है। तो आपको फीस सबमिट करके फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद फीस सबमिट करनी है। अब फीस कितनी सबमिट करनी होगी, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने टाइप ऑफ कॉलेज में सिर्फ गवर्नमेंट करके रखा हुआ है तो 10,000 आपको सबमिट करनी होगी, और अगर आपने टाइप ऑफ कॉलेज में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों करके रखा हुआ है तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए करनी होगी। आप एक करेंगे, उसके बाद आपको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे आप। और यहाँ पे जो बच्चे चाहते थे कि भैया हमको पहले देखना है गवर्नमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, उनको नहीं मिला अगर गवर्नमेंट कॉलेज, तो फिर वहां पे वो प्राइवेट में आप करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की भी चॉइस फिलिंग में डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं डालोगे तो फिर आगे जाके मॉक अप राउंड में आपको दिक्कत हो सकती है, वहाँ सीट बची भी हो सकती है, वैकेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को फिल करना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉलेज मिल जाएगा। तो कॉलेज मिल जाने पर 2 टाइप का होगा, एक तो क्या मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे ये बोल रहे थे कि सर मैं फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ना करूं, मैं सीधा सेकंड राउंड में करूं, तो ऐसा नहीं होता बेटा। फर्स्ट में आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेकंड राउंड में कर पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार होते हैं और वो फर्स्ट राउंड के पहले होते हैं। रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड में नहीं होते, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता, आपके ध्यान रखिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर आगे के आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, चाहे सेकंड राउंड हो चाहे आपका मॉक अप राउंड हो, ठीक है। आपको या तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, दूसरा कॉलेज मिलेगा, मतलब एक्सेप्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब देखो ध्यान देना, अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है तो यहाँ पे तो आपको एडमिशन लेना ही है, आपके पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है, आपको यहाँ पे तो एडमिशन लेना ही लेना। अगर आपने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, आपको कॉलेज मिला, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ना आप अपग्रेडेशन राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ना मॉक अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ लेना है। अब बोलोगे सर मुझे तो अभी बिलासपुर मिला 600 नंबर में, लेकिन मुझे तो सर जेएनएम जाना है, तो मुझे क्या करना हो, तो भी आपको एडमिशन बिलासपुर में जाके लेना है। वो अपग्रेडेशन राउंड में आपको अगर मिलना होगा तो रायपुर मिल जाएगा, नहीं मिलना हो तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एडमिशन लेना है, यहाँ तो एडमिशन लेना है। एडमिशन कैसे होता है, तो पहले स्क्रूटनी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन होता है, उसके साथ ही साथ एडमिशन होता है, मतलब दोनों साथ साथ में होता है, एक ही कॉलेज में होता है। जो कॉलेज आपको मिला रहता है उसी कॉलेज में आपकी स्क्रूटनी भी होती है और उसी कॉलेज में आपका एडमिशन भी होता है। फीस क्या है? 50,000 रुपए है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं मैं कई बार बता चुका हूं, कोई बड़े डॉक्यूमेंट नहीं लगते। आपका छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होना चाहिए सबसे मेन, और अगर आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हो तो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम में भी आपके पास करंट ईयर का होना चाहिए। 3 ईयर का मांगते हैं लेकिन चल जाएगा, लेकिन करंट ईयर का नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। 10th 12 का मार्कशीट हो गया आपका, बाकी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो नहीं भी होंगे ऑन द स्पॉट तो भी चल जाएगा, लाइक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, गैप सर्टिफिकेट हो गया, ये नहीं भी रहेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन मेन डॉक्यूमेंट आपका एक डोमिसाइल नहीं हुआ, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं हुआ, अगर आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं और ओबीसी एनसीएल में आते हैं, इनकम सर्टिफिकेट नहीं हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका एडमिशन वहां पे कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मान चलो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, अगर मान चलो आपको प्राइवेट मिल गया, मान चलो आपने, देखो पहले तो आपको मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको सेकंड राउंड तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो प्राइवेट को फिल ही मत कीजिए ना यार। आप प्राइवेट को अगर आपने फिल कर दिया फर्स्ट राउंड में, आपके मार्क्स अच्छे हुए 520 525 मार्क्स हुए, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब कॉलेज मिल जाएगा तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, एडमिशन लेना यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, यहाँ तो कंपलसरी है, यहाँ नहीं है। लेकिन याद रखिए अगर आपने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया तो वही कॉलेज फिर आपको सेकंड राउंड या मॉकअप राउंड में नहीं मिलेगा। जो कॉलेज आपको एक बार मिल चुका है, आपने एडमिशन नहीं लिया तो फिर वो कॉलेज आगे चल के बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे फिर आपको प्राइवेट अगर कॉलेज मिल गया तो प्राइवेट में आप एडमिशन लेते हैं तो फिर आपको पता है कि वहां पे आपको 18 से 19 लाख एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ेगा, जो कि बड़ा अमाउंट होता है। वो आपको रिफंड हो जाएगा, अगर आपको सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन केस मिल जाता है तो वो आपका रिफंड हो जाएगा, लेकिन आपको 18 से 19 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट राउंड में मेडिकल कॉलेज को फिल कर देते हैं तो 19 लाख रुपए आपके फंस जाएंगे ना कुछ समय के लिए। आपको सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन 19 लाख रुपए तो फंस गए ना कुछ समय के लिए। तो फंसाना अगर नहीं चाहते तो फर्स्ट राउंड में आप प्राइवेट कॉलेज को फिल मत कीजिए, सेकंड में फिल कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जैसा मैं बता रहा था कि 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप स्क्रूटनी करा लीजिए या तो फिर आप स्क्रूटनी के साथ साथ एडमिशन भी करा दीजिए। लेकिन आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर कराना है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो यहाँ पे मिलता है तो एडमिशन लेना है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आगे की ओर प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब वो जो कॉलेज आपको मिला वहां पे आप एडमिशन ना लें, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें और उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉस ये होगा कि जो कॉलेज आपको मिल चुका है आगे चल के सेकंड राउंड में या मॉकअप राउंड में वो कॉलेज फिर से नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? वो कॉलेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आपको प्राइवेट बीडीएस कॉलेज भी आपने फिल किया था, चॉइस फिल में डाला था और वो मिल गया, तो वहां पे भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर क्या होगा? वो आपके अलॉटमेंट लेटर में होगा, है ना। एडमिशन सेंटर क्या होगा? कौन सा कॉलेज आपको मिला वो भी आपके अलॉटमेंट लेटर में होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप क्लियर हो रही होंगी आपको, है ना। और यहाँ पे मैंने बताया अब इनके लिए क्या है, अब ये भी क्या करेंगे, इतना करने के बाद ये भी इंतजार करेंगे फीस सबमिट करने का, फिर इनके लिए भी फ्रेश चॉइस फिलिंग हुई। जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उनके लिए सेकंड राउंड जो है वो अपग्रेडेशन राउंड कहलाएगा, और जिन बच्चों को नहीं मिला है उनके लिए वो फ्रेश राउंड होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से काउंसलिंग चलती है। अब सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिलता है, कोई भी कॉलेज मिलता है, आपने अगर चॉइस फिलिंग में डाला और आपको कॉलेज मिल जाता है और अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो आपने जो फीस सबमिट की है वो आपको रिफंड नहीं होगी। और सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, आप जाके एडमिशन ले लेते हैं बढ़िया से, तो आपकी ये फीस जो आपने सबमिट की है 10,000 रुपए 1 लाख रुपए डिपेंडिंग अपॉन कि आपने टाइप ऑफ कॉलेज क्या चूज किया था एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो फिर उस हिसाब से ये होगा कि आपको कितनी फीस यहाँ पे सबमिट करनी होगी। अब बात करते हैं मॉकअप राउंड की। तो मॉकअप राउंड में जिन बच्चों को भी कॉलेज मिला है, उन्होंने एडमिशन ले लिया है, दे आर एलिजिबल फॉर द मॉकअप राउंड, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, वो तो आराम से पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। हाँ, लेकिन सेकंड राउंड में जिनको कॉलेज मिले नहीं, मतलब मिल गया था, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो वो लोग मॉकअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखिए वही कॉलेज चॉइस फिलिंग में डाले, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जिसमें आप एडमिशन लेंगे अगर आपको मिलेगा तो, वरना ना डालें, क्योंकि सेकंड राउंड में आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बस करा लो। सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आपको एडमिशन कंपलसरी है कि लेना ही लेना होगा, इसलिए वो कॉलेज डाले ही ना। जैसे मान चलो आपने सेकंड राउंड में कोई प्राइवेट कॉलेज डाल दिया, मान के चलो फॉर एग्जांपल आपने सेकंड में डाल दिया और वो आपको मिल गया, तो या तो आपको वहां पे जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, और अगर एडमिशन भी नहीं लेते वहां पे तो फिर आप मॉकअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसलिए अब प्राइवेट में आपको जाना है तो ही आप सेकंड चॉइस में, मतलब सेकंड राउंड में प्राइवेट कॉलेज को चॉइस फिलिंग में डालेंगे। ठीक है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद भी अगर मॉकअप राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज में कोई सीट बचती तो आप एलिजिबल रहेंगे। आपको अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा, और प्राइवेट में जो आपने फीस दी हुई है वो आपको रिफंड हो जाएगी। 5 से 10% जो प्रोसेसिंग फीस होती है उतना कट होने के बाद वो आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने बता दी। अच्छा, आप कब तक एडमिशन अपना कैंसिल करा सकते हैं? तो सेकंड राउंड की जो लास्ट एडमिशन डेट होगी
उसके पहले अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं, आप सीट को यहाँ पे त्यागते हैं, तो आपको बॉन्ड नहीं देना होगा, आपको बॉन्ड नहीं देना होगा। लेकिन अगर सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग मतलब एडमिशन की जो लास्ट डेट होगी उसके बाद अगर आप सीट को त्यागते हैं तो याद रखिए 25 लाख का बॉन्ड है अनरिजर्व के बच्चों के लिए, और रिजर्व बच्चों के लिए 20 लाख का बॉन्ड है अगर आप एमबीबीएस कोर्स को छोड़ते हैं। और अगर आप बीडीएस को छोड़ते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको बीडीएस को छोड़ते हैं, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज सॉरी, अगर आप उसको छोड़ते हैं तो 5 लाख का बॉन्ड वहां पे है अनरिजर्व के बच्चों के लिए, और 3 लाख का बॉन्ड वहां पे बाकी दूसरे कैटेगरीज के बच्चों के लिए, मतलब रिजर्व बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। अच्छा, इसमें आपको कोई भी काउंसलर की जरूरत नहीं है। देखो एक चीज को समझिए कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है काउंसलिंग पे। कोई भी काउंसलर आपको कॉलेज नहीं दिला सकता है। बहुत सारे बच्चों मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर वो काउंसलर बोल रहा था कि आप मेरे थ्रू जाएंगे तो आपको 390 में प्राइवेट मिल जाएगा, मैंने लास्ट ईयर दिलाया। अच्छा, वो प्रूफ भी देते हैं कि मैंने लास्ट ईयर दिलाया है, ऐसा किया है वैसा किया। बेटा लास्ट ईयर उन्होंने नहीं दिलाया था, वो उनके साथ होते या नहीं होते, अगर वो इस सब प्रोसीजर को फॉलो करते तो उनको 390 नंबर में कॉलेज मिलता। तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, और जब वो मिल जाता है जब आपको, तो वो आपको कॉल करेंगे कि देखो मेरी वजह से मिल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि वो कुछ भी नहीं करते हैं। ध्यान रखिए इस चीज का। मैं कई बार बोल रहा हूँ आपको क्या जरूरत है बेटा पैसे देने की किसी को। हमें उनके पेरेंट्स लोग को भी बोलना चाहता हूँ कि सर आप लोग क्यों इतनी मेहनत से पैसा आप लोग अर्न कर रहे हैं, उसको ऐसे फालतू क्यों फेंक रहे हैं, मतलब कोई काम का नहीं है ना, वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ ऐसा भी वीडियो मेरे पास आ रहा है कि 494 में काउंसलर ने उसको जेएनएम दिला दिया। अब 494, बच्चा इतना मासूम होता है, बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता, वो बस ये देखता है कि ओबीसी 494 मार्क्स, अलॉटमेंट जो अलॉटेड कॉलेज है उस पे जेएनएम रायपुर लिखा है। बेटा वो फ्रीडम फाइटर करके कोटा होता है, एफएफ लिखा रहता है वहां पे, एफएफ होता है, सैनिक कोटा होता है, ठीक है, आपका पीएच कोटा होता है। तो इन कोटा के थ्रू उनको मिलता है बेटा अनरिजर्व। आप देखना जो आप मुझे वीडियो भेजे हैं, कोई तो भेजा था 494 में बोल रहा था कि सर देखो ओबीसी वाले बच्चों को जेएनएम रायपुर मिल गया, ये काउंसलर ने दिला दिया सर, तो मैं भी काउंसलर के थ्रू चला जाऊं। बेटा काउंसलर लोग आपको उल्लू बनाते हैं ऐसा वीडियो भेज के, वो ये नहीं बताते कि देखो यहाँ पे एफएफ लिखा हुआ है, क्योंकि अगर वो एफ लिखा हुआ है, अगर वो बता देंगे वहां पे एफएफ लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि फ्रीडम फाइटर कोटा से मिला है, फिर आप उनकी बातों में नहीं आएंगे। तो बेटा क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों? उनके माता पिता को भी मैं ही बोलूंगा आप लोग समझिए सर, जो भी होता है काउंसलर कुछ भी नहीं करता है, काउंसलर को कुछ भी नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बेवकूफ बनाता है और आपसे पैसे लेता है। ठीक है, तो जब मैं हूं यहाँ पे, मैं आपको हर चीज समझा रहा हूं कि किस केस में आपके पैसा रिफंड होगा, किस केस में नहीं होगा, तो आपको क्या जरूरत है, आप क्यों किसी के थ्रू जा रहे हो? मैं कितनी बार बोलूं, आप लोगों के अच्छे के लिए मैं चीजें बोल रहा हूं। मैं मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोग का जो पैसा है वो फालतू में ऐसे काउंसलर लोग ले लेते हैं जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, बस वो पैसा कमाना चाहते हैं और आप उनको दे भी देते हैं। ऐसे में उनका जो मोटिवेशन है वो बहुत हाई हो जाता है और वो आप लोगों को बार बार ऐसे वीडियो भेजते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हो, आप लोग यकीन भी कर लेते हैं। याद रखिए जो काउंसलर ऑनलाइन हो रही है, जो अलॉटमेंट लिस्ट आ रही है, वही आपका सब कुछ सही है। कोई भी काउंसलर आपको कुछ नहीं दिला सकता। वो आपको मिलना होगा तो बिना काउंसलर के भी मिल जाएगा, और नहीं मिलना होगा तो कोई भी काउंसलर आ जाए दुनिया का तो वो आपको नहीं दिला सकता। ठीक है, तो यही सब इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे, है ना। और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो ये तो बहुत ही टफ सवाल है, क्योंकि इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है ना। अच्छा, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अभी आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं आई हैं, आपके महासमुंद में हो गया और कोरबा हो गया और हमारा चंदूलाल चंद्राकर हो गया। तो आप लोग कॉलेज में जाके बात कीजिए, जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा उससे, वो लोग जरूर कॉलेज में जाएं, बात करें। मैं बाकी बच्चों को भी बोलूंगा कि ईडब्ल्यूएस की सीट्स जब आती है तो 25 सीट्स आती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को तो 12 ही मिलती है, 2 ऑल इंडिया कोटा में चली जाती है, 11 सीट हमारे स्टेट के लोगों को मिलती है जो बाउंड्री पे हैं 530, 532, 535, और वो चाहते हैं कि उनको कॉलेज मिल जाए। तो उनको भी कॉलेज को अप्रोच करना चाहिए, सीजीडीएमई को अप्रोच करो, क्योंकि अगर आप लोग लेट हो जाओगे तो सीजीडीएमई अपने हाथ खड़े कर देगा और बोल देगा भैया अब आप लेट हो चुके हैं, अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं। तो लगे रहो आप लोग करते रहो। कोई भी हेल्प अगर मुझसे लगती है तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो यही सब इन्फॉर्मेशन मुझे आप सबको देनी थी। चलिए मिलते कभी किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।